हमें आज़ादी जरूर 1947 में मिली, 1947 में मिली, बट मैं बोलता हूँ देश के जो बैकवर्ड समाज को आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मिली, जब उन्हें रिजर्वेशन मिला। हर व्यक्ति देश का भगत सिंह और चंद्रशेखर का समर्थन करता है, लेकिन चलता गांधी की नीति से है। इसीलिए रिजर्वेशन इज अ पॉइजन इन इंडिया। यह देश के लिए एक जहर है, और जब तक केवल आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जो वास्तविकता में इसके हकदार हैं, अगर आप आर्थिक आधार पर जब इसे लागू कराएंगे तो उसमें ब्राह्मण का ही बच्चा नहीं आगे बढ़ेगा, उसमें दलित का भी बच्चा आगे बढ़ेगा, उसमें पिछड़े का भी बच्चा आगे बढ़ेगा, उसमें अल्पसंख्यक का भी बच्चा आगे बढ़ेगा। उस बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना था एडमिशन, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उसने रिजर्वेशन के थ्रू उसमें एडमिशन लिया। 2 महीने वहाँ पढ़ाई करने के बाद उसे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, मुझे तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है, और वो वहाँ चला गया मिड सेशन अपना वो छोड़ के। कास्ट रिजर्वेशन पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए है, सबके इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। जो मिसयूज़ होता है इस पूरी पॉलिसी का, उस मिसयूज़ को रोकने के लिए हमें कुछ चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी that somebody from the tribal community is among us। और आज आपने जो अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया, बट आप मन छोटा नहीं करना है आपको। लेकिन रिजर्वेशन हो या नहीं हो, डिग्निटी आजकल रिजर्वेशन से और कास्ट से ज़्यादा थोड़ी आर्थिक स्थिति पे भी डिपेंडेंट हो गई है। कास्ट सेंसस ऐसा नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, ये बहुत पहले से कास्ट सेंसस होना चाहिए, क्योंकि कास्ट सेंसस एक्चुअली में जब तक हमें अपने नंबर नहीं पता चलेंगे तो हम कैसे कोई योजना को लागू कर पाएंगे। Those who have less in life should have more in law। जिनके पास जीवन में कम है, उन्हें कानून में ज़्यादा मिलना चाहिए। ये मेरे लिए काफ़ी आई ओपनर एंड शॉकिंग था कि अभी भी इस मेंटालिटी के लोग हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ मत बैठो, या तुमको तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, या तुम पढ़ क्यों रहे हो। कोई व्यक्ति सवर्णों की बात नहीं करना चाहता, केवल दलित और पिछड़ा क्यों। Every issue has different sides. 3C brings them together, not to clash, but to listen. Real people sharing, understanding, finding common ground. Candid, constructive conversations start here. देखिए, जाति हमारे समाज की एक सच्चाई है, और ये भी सच है कि जातिगत भेदभाव एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो है, वो समाज में है। दूसरी बात ये है कि भारत, जैसे हम जानते हैं, 47 में आज़ाद हुआ, हमने 50 में संविधान बनाया। एक जो सबसे ज़रूरी बात थी वो ये थी कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ सब बराबर हो। मैं व्यक्तिगत तौर पे भारत के संविधान से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी जो प्राथमिक पहचान एक भारतीय के तौर पे, मेरे देश के संविधान की उद्देशिका जो है वो उस पहचान की परिभाषा है। वो बात है कि मैं हूँ कौन, और इसीलिए मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा टूल है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है, जातिगत आरक्षण जो है, वो एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। आज जब हमारा, इन्होंने कहा कि जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना और आज हम 2024 के अंत में आ चुके हैं, क्या उस समय के भारत और इस समय के भारत में क्या कोई बदलाव नहीं है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उस समय के भारत और आज के भारत में बदलाव है तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में में भी बदलाव नहीं आना चाहिए अगर ये रिजर्वेशन लॉ के हम बात करें? और तीसरी ये चीज़ कि अगर हमारे समाज में चेंजेस आए हैं, हमारी लोगों के इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति में चेंज आए हैं, लोगों के एजुकेशन में चेंजेस आए हैं, लोगों ने हमारा देश अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो इसी उस पे कर रहा है ना कि कहीं ना कहीं लोगों को
अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं, लोगों को इक्वल एक्सपोजर भी मिला है, लोगों को बराबरी का। मैं ये नहीं कह रही कि जाति को लेके लोगों के संग भेदभाव नहीं होता है आज भी, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें 1950 से आज 2024 में अगर हम उस चीज़ का कंपैरिजन करें तो क्या वो उसी लेवल का है या वो बदल चुका है, इस बारे में मुझे लगता है हमें सोच विचारना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। मेरे परसेप्शन के हिसाब से रिजर्वेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वे है जिसमें जो समाज के बहुत ही पिछड़े समाज, जो समाज में पिछड़ गए, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने का और एक उनको जीने का अधिकार देना। हम उनको अब इस रिजर्वेशन के बाद हम उन्हें एक इंसान मानने लगे। उससे पहले तो उस कम्युनिटी समाज को तो इंसान ही नहीं मानते थे, उनको हम जानवर से ज़्यादा बुरा मानते थे। इवन गाय को हम दूध दे सकते थे, चींटी को दाना दे सकते थे, बट इंसान को हम नहीं मानते। ये ऐसी प्रथा थी कि इंसान जिस राह में चला जाए, मतलब उस कम्युनिटी का, तो वहाँ पर उस रास्ते में नहीं जाते। तो वो समाज को मेन स्ट्रीम में लाने का, उन्हें एम्पावर्ड करने का, नहीं एम्पावर्ड फील करने का, कि वो एम्पावर्ड फील करें, इसके लिए मेरे हिसाब से रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और अभी समाज में बहुत ज़्यादा तरक्की भी बाकी है। और एक चीज़ मेरा मानना है कि हमें आज़ादी जरूर 1947 में मिली, 1947 में मिली, बट मैं बोलता हूँ देश के जो बैकवर्ड समाज को आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मिली, जब उन्हें रिजर्वेशन मिला तब उन्हें आज़ादी वो फील हुई। उससे पहले तो देश आज़ाद था, बट उन्हें वो आज़ादी फील हुई। कुछ गड़बड़ियाँ हमारे अतीत में हुई हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आज जिस टूल को हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के टूल को यूज़ कर रहे हैं एक सोशल डिग्निटी इंश्योर करने के लिए, एक इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए, तो इस चीज़ को शन करना कम्प्लीटली कि कास्ट, बहुत लोगों का आर्ग्यूमेंट है, बहुत लोग कहते हैं इस बात को कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी एलिमिनेटेड, देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक standing of an individual. But sadly, it is just not sticking to the economical aspect. It is about the social dignity of a person. वो कह रहा है साहब मुझे पैसे नहीं चाहिए, साहब आप जिस कुर्सी पे बैठ रहे हो मैं इसमें बराबर में क्यों नहीं बैठ सकता। जायज़ उसका सवाल, मेरे पास जवाब नहीं है, तो इसलिए हम इनसेंसिटिव तो नहीं हो सकते। तो मेरा इसके बारे में ये, हाँ कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन में हैं, कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं, तो मिसयूज़ हो रहा है, उसको चेक एंड बैलेंस में डालने की थोड़ी आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे हम जो रिजर्वेशन से आते हैं, जो बच्चे आते हैं या फिर जो हैं, वो लोग अपने आइडेंटिटी को लेके भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एंड ऊपर से अगर सामने वाला हमें कुछ और बोलता है कि हमें डिमीन करता है अपने आइडेंटिटी को लेके, तो भी हम लोग ऑल इन ऑल कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हो रहा है, हम कौन है, क्या है। और फिर अगर जैसे रिजर्वेशन की बात आ जाती है कि हाँ कि नहीं इकोनॉमिकली होना चाहिए, बट फिर हमें सोशली रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया जाता, इवन अभी भी नहीं रिकॉग्नाइज़ किया जाता। इवन इफ़ हम लोग डिग्रीज़ उतना हासिल कर लेंगे या उनके लेवल तक हम पढ़ भी लेंगे, बट हमें अभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता। इवन इफ़ हम लोग हाई पोस्ट में जाके बैठेंगे तो उन्होंने यही बोलेंगे कि ये तो ट्राइबल है या आदिवासी है, तो इनसे हम क्यों सलाह लेंगे। तो अगर लोगों का माइंड में, सोसाइटी में ही अगर उनका थिंकिंग नहीं बदलेगा तो कम्प्लीटली कभी ये रिजर्वेशन भी हम हटा नहीं पाएंगे। अगर थिंकिंग में चेंज नहीं आएगा तो सोसाइटी को ओवरऑल ये थॉट चेंज करना होगा, तब जाके ही हाँ रिजर्वेशन हटाने की बात आ सकती है। लेकिन मैं कुछ बातों से आपसे सहमत हूँ और मोस्टली आपके हर बात से जो आपने रिजर्वेशन के समर्थन में बोला है कि जातिगत आरक्षण होना चाहिए, मैं इसका कट्टर विरोधी हूँ। और मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ, वैसे इस चीज़ कहते हैं ना कि जब आग हो तो उस पर कोई हाथ नहीं रखना चाहता, तो वो जाति का सिस्टम नहीं है, यह एक राजनीतिगत प्रोपेगेंडा है। अगर आप इस पर हाथ रखते हैं, अगर आप बोल देते हैं, जैसे कि अभी एक रेप हुआ बुलगड़ी वाला, अब उस पर सभी लोगों को पता था या नहीं था सही गलत क्या है, लेकिन लोगों की भावनाएं उससे जुड़ गई कि नहीं ये गलत हुआ है, इस पे नहीं बोलना है। लेकिन अगर उसके लिए किसी ने आवाज़ उठा दी, जो हकीकत है इस देश की कि दूसरा तीसरा व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है, सब जानते हैं ये ऐसा हुआ है, सही क्या है, लेकिन बोलने से लोग डरते हैं, तो वो चीज़ आज आरक्षण की है। आरक्षण हकीकत में अगर माना जाए तो यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा है और इससे देश में केवल और केवल आग लगाने का कार्य किया जाता रहा है। जैसे कि मैं भगत सिंह का समर्थक रहा, मैंने गांधी जी को गालियाँ दी, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं अंतिम चरण पे पहुँचा तो मुझे लगा कि हर व्यक्ति देश का भगत सिंह और चंद्रशेखर का समर्थन करता है, लेकिन चलता गांधी की नीति से है। इसीलिए रिजर्वेशन इज़ अ पॉइजन इन इंडिया।
यह देश के लिए एक जहर है। और जब तक केवल आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जो वास्तविकता में इसके हकदार हैं, अगर आप आर्थिक आधार पर जब इसे लागू कराएंगे तो उसमें ब्राह्मण का ही बच्चा नहीं आगे बढ़ेगा, उसमें दलित का भी बच्चा आगे बढ़ेगा, उसमें पिछड़े का भी बच्चा आगे बढ़ेगा, उसमें अल्पसंख्यक का भी बच्चा आगे बढ़ेगा। यह एक बोया हुआ जहर है जिसे आप निकाल नहीं सकते। और इसमें पता है ये जहर किसने बोया? ये जहर उन लोगों ने बोया जो हमारे ही समाज के मुख्य रूप से पहले आगे बढ़ चुके व्यक्ति थे। ये सब उनका बोया हुआ आज हमारा देश काट रहा है और हम काट रहे हैं। और उसी पग चिन्हों पे, चाहे वो कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी हो, वो उन्हीं पग चिन्हों पे चल के हमारे देश को तोड़ने में लगी हुई है। कोई भी व्यक्ति समता की बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई व्यक्ति सवर्णों की बात नहीं करना चाहता, केवल दलित और पिछड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सेटलमेंट चाहिए भैया, सेटलमेंट चाहिए जिससे कि वो अपनी लंबी राजनीति कर सकें, जबकि समाज तो सबका होता है। तो रिजर्वेशन जातिगत आधार पर क्यों? यह देश के साथ खिलवाड़ है, देश की योग्यता के साथ खिलवाड़ है। आप क्या सोच रहे हैं कि जातिगत आप आरक्षण देने से किसी एससी के या एसटी के या ओबीसी के उस तबके को जो वाकई में आगे बढ़ना चाहता है वो बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। उसे रिजर्वेशन का लाभ मिल ही नहीं पा रहा। इस देश में शुरुआत से, जैसे मैंने बोला, हमारे ही अपनों ने जहर बोया केवल स्वयं के लाभ के लिए। मुगल आए किसके जरिए आए? हमारे ही अपने लोगों के जरिए आए। अंग्रेज किसके जरिए आए? हमारे ही अपने लोगों के जरिए आए। क्या किया? हम लोगों ने उनसे अपने स्वार्थ पूरे किए। और आज भी अगर कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, अन्य जितने भी पार्टियां आ रही हैं, वो क्यों स्थापित हो रही हैं? क्योंकि हम लोग अपने लाभों में लगे हुए हैं। हम देश प्रेम नहीं हैं। भैया ने बोला मैं संविधान का सम्मान करता हूं, मैं कहता हूं नहीं, आप संविधान का सम्मान नहीं करते। आप केवल संविधान को सम्मान दिखाकर लोगों के प्रति सहानुभूति बटोरना चाहते हैं कि मैं संविधान का सम्मान करता हूं। यकीनन संविधान का कोई भी व्यक्ति इस देश में, मैं बोलूं तो कोई नहीं करता। मेरे एक मित्र हैं जो मैं पहले भी किसी से डिस्कस कर चुकी हूँ, वो उनके ग्रैंडफादर जो है काफ़ी साल पहले पटना से, वो SC/ST कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं, पटना से दिल्ली आए और उन्होंने यहाँ पे अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया। और अब वो जनरेशन से चले आ रहे हैं और अब वो काफ़ी साउथ दिल्ली की बहुत अच्छी कम्युनिटी में लग्जरी कार्स और उस टाइप का उनका लाइफस्टाइल है। कास्ट उनकी लेकिन वही है। अब उस बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना था एडमिशन, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उसने रिजर्वेशन के थ्रू उसमें एडमिशन लिया। 2 महीने वहाँ पढ़ाई करने के बाद उसे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, मुझे तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है। और वो वहाँ चला गया मिड सेशन अपना वो छोड़ के। और क्या इसमें कोई एक ऐसा बच्चा जो इंदौर के पास एक सियोर करके जगह है वहाँ से आया है, जिसके माँ बाप की, जिसके शायद पुश्तों की उम्मीदें उससे लगी हैं, जिसने शायद अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से जमा करके कहीं से पैसे कलेक्ट करें कि वो बड़ी मुश्किल से, जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम होती है लेकिन फिर भी जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए वो फ़ीस भी ज़्यादा होती है, वो वहाँ पे आया, उसको वो सीट वेस्ट हो गई, उसको एडमिशन नहीं मिला, उसकी तो पूरी लाइफ की प्लानिंग चेंज हो गई ना। एक इंसान, उसकी पूरी लाइफ के जनरेशन्स की, उसके पीछे उसकी छोटी बहन भी थी जिसकी एजुकेशन भी होनी है, फिर बहन की शादी भी होनी है। वो बच्चा अपने घर से ये सोच के आया था कि मैं इस बड़े कॉलेज में, उनके लिए हिंदू, हंसराज और SRCC में पढ़ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो मर्सिडीज़ से उसी कॉलेज में 2 महीने गया और फिर बोला अब मैं जा रहा हूँ कैम्ब्रिज। तो क्या आप मुझे बताओ, ये अगर इस लॉ की इस वजह से किसी एक के संग भी गलत हो जाए, आपने ये बोला कि किसी के संग के ऊपर उन्होंने, हाँ जी, तो क्या वो फेयर है? मैं एक चीज बोलना चाहता, हमारे देश में जो भी रूल एंड रेगुलेशन लॉ जो भी बनते वो प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन देख के बनते कि कितना परसेंट कौन सी कम्युनिटी, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आप बात कर रही हैं जो भी आपने बताई हमें, उसमें कितने परसेंट लोगों के, 1%, 2%, 3%, हाँ उनके साथ मान सकते हैं कि गलत हुआ, जो गलत हुआ वो बिल्कुल गलत है, बट हमें अपने देश को सबका साथ सबका विकास लेकर चलना पड़ेगा ना। हमें प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, हमें देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कौन से, कहाँ, किस समाज से आ रही, किस कम्युनिटी से आ रही, हमें सबको साथ लेना पड़ेगा। तो आप लोगों का, मैं बताऊँ, ये आप ही की समस्या नहीं है, ये हो सकता है ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, शूद्र की हो, सबकी हो सकती है समस्या। आप लोगों ने बोला कि देश समान चाहिए, बिल्कुल रुकिए, रिजर्वेशन जातिगत चाहिए, बड़े बड़े नारे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हाँ भैया, क्या यह जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता? क्या आप लोग जातिवाद खत्म करना चाहते हैं ऐसा बोल के? चर्चा रिजर्वेशन की चल रही है, तो रिजर्वेशन जो है वो प्रतिनिधित्व का विषय है।
है ना? बिल्कुल कि समाज में हर किसी को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। समाज का, मैं 1 मिनट पूरा कर देता हूँ, हर वर्ग को बराबर का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, मिलना चाहिए। मुझे लगता है इस बात पे तो सबका एग्रीमेंट होगा, चाहे रिजर्वेशन के माध्यम से मिले या ना मिले, किसी भी माध्यम से, पर प्रतिनिधित्व सबको मिलना चाहिए। इस पे तो सबका एग्रीमेंट है यहाँ। मेरे ख्याल से जो आप एससी दलित की जो परिभाषा है, वो दलित की परिभाषा है शोषित, पीड़ित, कमज़ोर, और वह किसी भी वर्ग में पाया जा सकता है। नहीं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि क्यों कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जरूरी है। मैं बेसिक IIMC न्यू दिल्ली से, आप लोग जानते होंगे JNU के पास, JNU, तो वहाँ पर सभी लोग एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तब उसके एनरोल्ड होते हैं। तो वहाँ मेरे साथ एक क्लासमेट ही था, कांकेर जिले से था, नक्सलाइट एरिया, छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट एरिया, वो ट्राइबल था। तो बेसिकली क्या होता है कि सभी लोग आए, क्योंकि IIMC के अलग अलग कॉलेज हैं, एक अलग अलग का, तो सभी को IIMC दिल्ली चाहिए होता है, क्योंकि सबसे टॉप नॉच कॉलेज वही है। तो क्योंकि उसके लिए नंबर ज़्यादा फेच करने पड़ते हैं, तो उस बंदे की जो रैंक थी आउट ऑफ 1000 थी, मतलब यूजुअली 1000 रैंक पर IIMC दिल्ली तो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, बाकी कहीं मिल जाए। तो बट वो बंदा मिल गया, क्योंकि ट्राइबल था, ST कम्युनिटी का, तो उसे मिल गया और IIMC आ गया। IIMC से प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आ गया, जहाँ पर उसे बड़े अच्छे फैकल्टी मिले, उसे एक्सपोजर मिला। जिंदगी में उसने कभी कोई एजुकेशन नहीं देखी थी अपनी लाइफ में, कोई एजुकेशन तो हमारे लिए बड़ी नॉर्मल है, बट उस बंदे के लिए कोई एजुकेशन नॉर्मल है। लड़का लड़की से बात करना बड़ा कठिन, वो कभी नहीं देखा होगा उस छत्तीसगढ़ के इलाके में, जो नक्सलाइट एरिया, वहाँ आया, मिला। उसके बाद उससे लोग, बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे अपर कास्ट से भी थे, सब क्लास से थे, तो उससे सब लोग, यूजुअली बच्चों की आदत होती है, स्टूडेंट्स की आदत होती है रैंक पूछने की। यूजुअली रैंक नहीं पूछा जाता है, जब किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, या आपकी रैंक क्या है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता था, या किसी को भी रैंक बताना अच्छा नहीं लगता कि मेरी, तो किसी ने बता दिया मेरी 1000 रैंक, उसने बता दिया, तो बोला अरे तेरी 1000 रैंक आ गई, कैसे आ गई, तुझे IIMC दिल्ली कैसे मिल गया, तुझे मिलना नहीं चाहिए था। मतलब सबके सामने बोल रहा है उसे 1000 रैंक आ गई, तुझे नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, बंदा वो अगर उस समाज से आया, वहाँ ट्राइबल से, जहाँ पर पढ़ने के कोई वो चीज़ें नहीं, वो उसके पास 1-2 ऑप्शन थे, या तो वो भी नक्सलाइट बन जाता नॉर्मल, जैसे वहाँ पे उसके आसपास गांव में नक्सलाइट है, वो भी आर्म्स उठा लेता और सरकार के खिलाफ हो जाता। बट उसने क्या चूज़ किया, IIMC आना, IIMC दिल्ली आना और पढ़ना। आज अच्छी खासी नौकरी कर रहा है मीडिया संस्थान में। तो ये दिखाता है कि कैसे रिजर्वेशन, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड समाज से आते हैं, वो जाके इस रिजर्वेशन को यूज करके प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। और मैं ऐड ऑन कर, अब प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी ज़्यादा हाई है कि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ वो कुछ ही हैं, उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसमें रिजर्वेशन है। रिजर्व इसलिए क्योंकि वो लोग वहाँ पहुँच पाएँ, भले उनके मार्क्स कम आए, बट वहाँ पर पहुँचेंगे तो उन्हें एमबीएस मिलेगा, वहाँ सीखेंगे, उसके बाद अच्छी जॉब में जाएंगे, अपने परिवार को अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। और उसको देख के, मेरे दोस्त को देख के 50 लड़के नक्सलाइट छोड़ के कुछ अच्छे जॉब में जाएंगे, सोचेंगे मुझे JNU मिले, मुझे IIT मिले, मुझे IIMS मिले। तो इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। सर देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके फ्रेंड नक्सलाइट नहीं बने और यहाँ पे आके उन्होंने एजुकेशन ली, बट और आपने ये भी बताया कि उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, उन्होंने बहुत मुश्किल से शायद अपनी स्कूल की एजुकेशन ख़त्म करी होगी और फिर वो यहाँ पे आए होंगे। मेरा ये मानना है कि समाज में हम जो ये डिस्कशन यहाँ पे आज कर रहे हैं, कि ये हमारी वॉइस सही लोगों तक पहुँचे और हम उन्हें ये बता पाएँ कि जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज की कमी है, जो बच्चा आज एक Tier 1 दिल्ली जैसे शहर में बैठा और जो बच्चा छत्तीसगढ़ के गांव के छोटी सी जगह पे बैठा हुआ है, उसके पास बराबर रिसोर्सेज हो, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो स्मार्टफोन्स के थ्रू हो। अगर उन्हीं छोटी छोटी जगहों के लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हैं, तो वो उसी इंटरनेट का यूज़ करके पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी को रिजर्वेशन देना है तो आप इस बेसिस पे दो कि इन कास्ट के या इस बैकग्राउंड के बच्चे को या एम्प्लॉय को या किसी को भी मैं बुक्स फ्री में प्रोवाइड करूँगा, या मैं स्मार्टफोन फ्री में प्रोवाइड करूँ, मैं इंटरनेट फ्री में प्रोवाइड करूँ। वहाँ पे आप ये करो ना कि ये इस कास्ट का पर्सन है, तो चलो जनरल कोटे बच्चे के लिए कोई चीज़ 20 रुपए की है, फ्री नहीं चाहिए, मैं समझ रही हूँ। फ्रीबीज तो सबसे बुरी चीज़ है। चलो ठीक है, फ्री नहीं चाहिए। देखो दो बातें आती हैं, खरीद पाए सर, लेकिन रिजर्वेशन हो या नहीं हो, डिग्निटी आजकल रिजर्वेशन से और कास्ट से ज़्यादा थोड़ी आर्थिक स्थिति पे भी डिपेंडेंट हो गई है। ये दो चीज़ें हैं, एक सोशल डिवाइड है, एक इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है। हाँ जी, तो ये दोनों चीज़ों को हमें कंसिडर करना होगा। सिर्फ आप इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी को एक्नॉलेज करके आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपने जिस फ्रेंड का आपको अभी एग्जांपल दे रही थी, मैंने आज उसका मेंशन किया है कि वो इस कास्ट का है। मैं उससे 15 साल से फ्रेंड हूँ, मैं भूल भी चुकी थी कि वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मेरे ये मेरी पर्सनल है। हाँ, ठीक है। आप
जैसे आप रिसोर्सफुल है, आपके पास सारी चीज़ें, आपने ये सारी चीज़ें, आपको नहीं मैटर करता कि कौन कास्ट है, बट ये सारी फीलिंग ना मैं चाहता हूँ देश के हर नागरिक को, जो चाहे मुंगेर, बिहार के मुंगेर में बैठा हो या छपरा में बैठा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बरेली या मुरादाबाद या रॉबर्टगंज में हो, उस बंदे को फील है, वो गाँव में बैठा बंदा, उसके पास वो रिसोर्स, आप ये नहीं कंपेयर नहीं कर सकते जो दिल्ली एनसीआर में बैठा, मुंबई में बैठा बंदे के रिसोर्स, जो उनके पास रिसोर्सेज है, और जो मुंगेर और छपरा जैसे छोटे से गाँव में बैठा, वो रिसोर्सेज वो नहीं है, वो तो चीज़ें वही तो प्रोवाइड करने का हम वही- वही exactly, वही तो यही तो मैं प्रयत्न बात है कि जब वो रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे, जब वो एक तरीके से इक्वालिटी वहाँ क्रिएट हो जाएगी कि जो बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है वही सेम एजुकेशन बच्चा उस गांव में पढ़ रहा है, तब मेरिट के ऊपर बात आएगी। बिल्कुल यही तो, तब मेरिट के ऊपर बात आएगी। वही तो, यही एग्जैक्टली वही हम चाहते हैं। रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, बट फिर वही हो जाता है ना कि वो फॉलो अप नहीं रहता है। हाँ, वो बस दे दिए गए हैं, उसके बाद फॉलो अप कोई लेता नहीं है। So, ये प्रोवाइड नहीं करना है, इंश्योर करना है। इंश्योर करना, एग्जैक्टली। It's a matter of ये खाई right. पैदा नहीं करना है, It is not a matter ये of खाई पैदा करना नहीं है आपस समाज में। जो लोग हम लोग दूसरों के ऊपर उदाहरण दे रहे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने शोषण किया। मेरा भाई एम्स में डॉक्टर है इस समय, बिल्कुल ठीक, और मेरे भाई के जब परसेंटाइल थोड़ा सा कम रह गया तो मेरे भाई ने कमरे में जाके फांसी लगा लिया। उसका क्या दोष था? और ऐसे 100 लोग हैं, ऐसे 100 लोग योग्य लोग हैं जो फांसी के तक पहुंच जाते हैं। उनका दोष क्या है? केवल सवर्ण होना। मैं कह रहा हूं हमारे परदादाओं ने किसी का अत्याचार किया होगा, हमने किया क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा। नहीं किया नहीं, रुकिए, हमें क्यों रुलाया जा रहा है भाई? हमारे बच्चों को क्यों रुलाया जा रहा है? एक रिक्शे वाला अगर सवर्ण है तो उसके साथ अत्याचार क्यों? रुकिए, मैं आपको ऐसी भैया, मैं आपके एससी के लोगों की बता देता हूँ। एससी के लोग जो रिक्शा चला रहे हैं उनको रिजर्वेशन नहीं पहुंच रहा है। रिजर्वेशन कौन खा रहा है? जो एससी में जो ऊपर पहले से योग्य लोग हैं। बिल्कुल, सब परसेंटेज बहुत कम है ना। क्रीमी लेयर की बात चल रही है, उसके लिए भी विरोध में उतरे थे, उसके लिए भी एससी ओबीसी के नेता सड़क पे आप उतरे थे। implementation क्यों में उतरे? बताओ का उतरना है, अलग बात है, आपने- सब एक मिनट, कैटेगराइजेशन खराब है ना, क्रीमी लेयर का implementation खराब है। ये बिल्कुल, अभी आपने क्या बोला था कि रिजर्वेशन जातिगत होना चाहिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों होना चाहिए? अभी फिर आप ले जाते हैं शोषण पे। अभी आपने क्या नहीं, बोला कि हमें हताशा से देखा जाता है कि ट्रिबल हैं, ये एससी एसटी हैं, तो फिर आप बताइए नहीं, किसने मैं शोषण एक चीज किया? बता रहा हूँ, अगर देखो, दोनों चीजों में से किसी को तो क्लियर करो। या तो शोषण हुआ है तो किसने किया, या फिर रिजर्वेशन जातिगत चाहिए तो क्यों चाहिए? नहीं तो अरे बताते रहे कि ये कमजोर हैं। मैं आपको बताता हूँ भैया, किसका चाहिए, ये मेरी तो कमजोर सुनिए। हैं, इन्हें पोषक तत्व देंगे, या फिर आप हेल्दी हैं आपको पोषक तत्व देंगे? मेरी बात सुशील तो हम लोग बात तो करते सब सुशील कैटेगराइजेशन पहलवान की को- बात, ओबीसी में सब अरे, कैटेगराइजेशन मैं है। ये बोल रहा हूँ, भारत केसरी पहलवान को आप मुनक्के और किशमिश दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि सुन तो लीजिए, आप उससे कह रहे हैं कि इसके साथ अहित हुआ है नहीं, तो क्योंकि आप इसकी जाति इस ऐसी। देश सुन के तो आप लीजिए। बोलो कि नहीं, सुन तो लीजिए, भारत केसरी एससी से आता है और वो कहता है साहब मेरे साथ शोषण हुआ है और मुझे इसमें लाभ दे दीजिए। आप उसे मुनक्का और दूध सारा सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन ऐसे hypothetical नहीं, उदाहरण आप नहीं दे सकते। hypothetical एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, एक चीज पंकज, example देना चाहता हूँ। ये Just दर्द है। I want to give आप one fact पे example. बात करो ना दर्द वैसा। है, ये उस समाज का दर्द है जो हम लोगों को नहीं दिखता, क्योंकि हम सब अच्छे घरों नहीं से नहीं, आते हैं। हम आप रिजर्वेशन का हम किसी गांव से आने वाला कोई व्यक्ति होगा मैं जिसने आपसे पढ़ाई की पूछना होगी, चाहता गांव से हैं। हम सभी गांव से हैं। तो फिर आपको दर्द महसूस होना चाहिए। नहीं तो दर्द हमें महसूस हो रहा है। पूर्वांचल आपने के आपने सबसे किसी कोना- पंडित ठाकुर बच्चे को देखा है? उसको हमेशा जब बचपन से पैदा होता है ना, तो उसको यही कहा जाता है भाई तूने हमारा शोषण किया। अरे नहीं यार, ऐसा कभी नहीं बोला गया है। दी जाती है यार। ऐसा कभी नहीं बोला। आप कैसी बात कर रहे ये हैं? नहीं हो ऐसा सकता। नहीं होता। समाज में समाज बहुत में बड़ा आप रिवर्स- बिल्कुल- मैंने भी समाज में बहुत बड़ा रिवर्स बदलाव। का तो- मैं बोलता हूँ ऐसा आपके आप साथ शहर अगर- में रह रहे हैं, आप शहर में नहीं, रह रहे हम हैं, गांव देहात से में- ही हैं। नहीं नहीं, गांव- शहरों हो से सकता है नहीं, कि- गांव से ही हैं। हो सकता है कि शहर में मेरा ही गांव- क्षेत्र इतना भयंकर हो पंकज जी कि को मुझे वो फेस सुनिए, करना पड़ रहा है। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या फिर आपसे। आप साफ बात बोलने में आपको समस्या आ मेरे रही है। पिताजी सेना में रहे। अगर आप SC सुन लीजिए, सुन लीजिए, मेरी SC बात भी ST सुन लीजिए आप, हाँ, मेरी सुनाइए। भी तो सुनेंगे ना थोड़ी सी। आपने अपने घर की बताई, मेरे घर की भी सुन लीजिए। मैं आज ये कैमरे पे इस बात को कह रहा हूँ, और ये बात कहते हुए मुझे शर्म भी आ रही है। शायद मैं घर जाऊँ तो अपने माता पिता से डांट भी सुन जाऊँगा, लेकिन मैं उस घर से आता हूँ, उस ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। मेरा जिला है बलिया, जहाँ मेरा होम टाउन है। उसमें भी जहाँ बिहार का बॉर्डर आता है गंगा जी के किनारे, मेरा गांव है हासनगर हल्दी। आज भी हमारा पुश्तैनी मकान वहाँ पर है। मैं एक व्यक्तिगत, बहुत ही व्यक्तिगत इशू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अब तो हमारी दादी जी हमारे बीच में नहीं रहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दादी जी से सब जब मिलने आते थे हमारे गांव के लोग, और जब हम सब लोग गांव पे जाया करते थे, तो गांव के कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग आते थे हमारी दादी जी से मिलने। वो विशेषकर ज़मीन पे बैठा करते थे और हम लोग कुर्सी पे होते थे। उनकी उम्र 55, 50, 60, 65 ऐसे। बहुत सम्मान करते थे, बहुत इज्जत देते थे हमें। दादी जी उनके लिए जब चाय दिलवाएं तो एक कप होता था, कप के नीचे नेल पॉलिश लगाया था।
ठीक उस कप को हमने उठा लिया, हम पापा को देने जा रहे थे, बच्चे थे हम भी, हमें समझ नहीं थी। फिर हमें डांटा गया कि नहीं, ये कप पिताजी के पास नहीं जाएगा, ये कप जो लोग आए, हमें तब भी ये इस बात की शिक्षा नहीं दी गई कि वो पिछड़े हैं, दलित हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर बताया गया। और शायद मुझे लगता है वही मेरी शिक्षा है कि आज मेरे अंदर उतनी जातिगत भाव नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा जातिवाद नहीं करता। तो मैंने ले जाकर, मेरे को डांट दी गई कि भाई आपने कैसे ले जाकर के वहाँ दे दिया। खैर, ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय मेरे ही गांव का, मेरे ही घर का बता रहा हूँ। कुछ नहीं 10 कदम दूर एक दलित समाज के व्यक्ति हैं, वो वहाँ रहते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अब वो रिटायर हो गए रेलवे से। उनकी एक झोंपड़ी थी और वो झोंपड़ी मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे पिताजी ने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखी है। आज वो 3 तला मकान है पूरे गाँव में और सबसे बड़ा मकान है। मुझे लगता है उनकी स्थितियों में बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब या तो मैं उनसे जल जाऊं और या तो मैं इस बात में प्रसन्नता महसूस करूं कि एक व्यक्ति झोंपड़ी से उठ करके एक कंक्रीट के मकान में रह रहा है और उसके बच्चे आज वर्तमान में IIT और IIMs जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। इसका विटनेस मैं हूँ, मेरे मित्र भी हैं, अच्छे संबंध हैं हम लोगों के। जब आपने घर की बात की तब मैं इस बात पर आया। जब आपने कहा कि दोनों लोगों को मिलकर के साथ चलना होगा, तो इस पर एक 50% का स्लैब है जो कि सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। उस 50% को आप मानिए ना, OBC, SC, ST, EWS, इस 50% को मान लीजिए, इस 51% को आप समर्थ मान लीजिए। मैं नहीं कह रहा आप इनको सवर्ण मानिए, मत मानिए, इन्हें आप समर्थ मानिए, समर्थवान। दोनों मिलकर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? इंदिरा साहनी का जजमेंट है इस पे कि 50% से ज़्यादा का कैप का रिजर्वेशन नहीं होगा। अब 50% रिमेनिंग रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर आप सवर्ण समाज की भी बात करेंगे, नंबर्स में भी बात करनी होगी ना पंकज जी, देखिए नंबर्स में भी बात आप बोलते रहिए, मैं तो सुन रहा हूँ। आप सुनिए, हमें अच्छा लगा आप सुन रहे हैं। नहीं, मैं सुनता हूँ, हमें अच्छा लगा, पर मैं जब बोलूंगा तो मैं नहीं चाहूंगा कि तब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो फ्लोर आपका होगा। 20 से 22% की पॉपुलेशन है जो कि सवर्ण कैटेगरी में आती है इन टोटलिटी, ठीक है। OBC 49% के आसपास कुछ है, और मैं गलत तो नहीं हूँ, आप 52% मंडल कमीशन के साथ 52%, और उसके बाद SC ST कैटेगरी 27% के आसपास कुछ। टोटल जब हम सम अप करते हैं तो 100% की हमारी भारतीय पॉपुलेशन बन जाती है। अब आपको लगता है कि 22% के स्लैब को 50% का बेनिफिट दिया गया है। अगर अब इस पे भी बात करेंगे जस्टिस की और इक्वालिटी की, तो नहीं है ना यहाँ भी इक्वालिटी। भगत सिंह की बात कही, उन्हीं भगत सिंह ने ये कहा था कि समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक लेवलिंग ग्राउंड बनाना पड़ेगा। नीचे खड़ा कर दीजिए आप दलित को और एक व्यक्ति विशेष वर्ग को खड़ा कर दीजिए ऊपर, लेवल ग्राउंड रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अभी भी उसको वहां से चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा, फिर बराबरी की बात होगी साहब। तो भाव बस ये है, देखिए भाव यहाँ पर आप यूनिटी का ही है। आपको लगता है कि एक दरार बीच में आ रही है, दरार नहीं आ रही साहब। ये तो दरार को भरने का काम है, इस किसी तरीके से तो भरना पड़ेगा ना। ऐसे आप दरार को ऐसे का ऐसा छोड़ नहीं सकते। कुछ पुरानी बातों पे जाना पड़ेगा, उन पे मंथन करना पड़ेगा, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समस्याओं को समझना पड़ेगा। इतने इंसेंसिटिव नहीं हो सकते हम। आप बताइए, एक बच्चा मान लीजिए, बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा थोड़ा स्पेशली एबल्ड हो गया और एक बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ, तो क्या आप स्पेशली एबल्ड बच्चे का खास ख्याल नहीं रखते? देखिए, कास्ट सिस्टम बाय बर्थ है। आप फिर मेरी बात को समझिए, एकदम बचपन से, जन्म से है, जन्म सिद्ध है ये कि वो अगर दलित है या अति पिछड़ा है, OBC है, तो वो वही रहेगा। अब अगर सच्चाई की बात करें तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मेरे क्लासमेट हैं, मेरे क्लासमेट रहे, एंड जब वो हॉस्टल में बैठे हमारे साथ, तो हमने बताया कि यार हम मेवाड़ ठाकुर हैं और राणा प्रताप की हमारी लेगेसी है और हम ऐसे ऐसे हैं। एक दिन स्कॉलरशिप अप्लाई हो रही थी, तो हॉस्टल में सारे OBC SC ST वाले, ST तो नहीं, SC बच्चे सारे अप्लाई कर रहे थे, तो वो भी भगा। मैं कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहता है मैंने यार सर्टिफिकेट बनवा लिया है OBC का। देखिए, उस समय वो मजे की बात हो गई, हंसी में हो गई क्लासमेट्स के बीच, लेकिन आज हम उसे लार्जर पिक्चर पे सोचते हैं, तो तुम किसी का अधिकार आज भी खा रहे हो। Exactly. मतलब यही शोषण है। दिस इज द हैरेसमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मतलब जातिगत रूप में, मतलब क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हम इस जाति से हैं करके हमें बहुत शोषण भी किया जाता है। जैसे मैंने खुद अपने स्कूल टाइम में भी फेस किया है, या मैं और मेरे भाई, हम दोनों अच्छा पढ़ते थे, किंतु हमारे स्कूल में या बाकी लोग भी, बच्चे लोग या टीचर्स लोग बोलते थे कि तुम लोग तो ST से बिलोंग करते हो, तो तुम्हें अच्छा पढ़ के क्या करोगे और क्यों पढ़ना है तुम्हें, क्योंकि तुम लोगों को तो रिजर्वेशन मिल जाएगा। किंतु हर कॉलेज का अलग ही सीन है ना, कि परसेंटेज अलग अलग हर जगह रहता है, और हम लोग अगर फिर भी हम लोग अच्छे नंबर, हमें अपने क्लास के टॉप में भी रहेंगे, फिर भी हमें बोलते थे कि तुम लोग तो आदिवासी हो, तुम लोग यहाँ के आने, मतलब यहाँ पे आने के तुम लोग का कोई हक नहीं है। ये अभी भी बोला जाता है हमें।
कि हम लोग के इतना पढ़ लिख लिए हो लेकिन फिर भी तुम लोग तो आदिवासी ही हो, तुम लोग का बात कौन सुनेगा। और इवन आईएएस ऑफिसर्स भी बनते हैं हमारे समाज से, आईएएस ऑफिसर बहुत कम बनते हैं और बहुत कम लोग उस तक पहुंच पाते हैं क्योंकि इतना सोशल कैपिटल नहीं है और जानकारी भी नहीं है। और अगर आप बोले कि परसेंटेज, और वो भी बहुत ऐसे बहुत सर्टेन परसेंटेज ही पहुंच पाते। अब जुडिशरी की बात आ गई तो डेटा मैं कर रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड लॉ का डेटा है कि सिर्फ देश में मतलब कि हर तीसरे में से मतलब कि 4 में से 3 जज हाई कोर्ट में अपर कास्ट से, मतलब अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस में कोई है ही नहीं, SC ST में कोई भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में भी तो नेग्लिजिबल। Here I disagree. I vehemently disagree to this. There has to be certain institutions. There has to be certain institutions जहाँ से कास्ट अछूती रहे। सेना में भी अभी नई डिमांड आई है, जैसे आप तो यादव कम्युनिटी से आते हैं, अभी कहा गया कि अहिर रेजिमेंट चाहिए। तो हाँ, जैसे एक मिथ और मैं दूंगा, जस्ट खत्म आपने सेना का नाम लिया, एक मिथ, जैसे लोग बहुत बोलते हैं कि हर गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होता है, बट एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता, पता है कौन सी? सेना। एनडीए से जाओ, आप अफसर बनना चाहते हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, आपको सेम मार्क्स फेच करने पड़ेंगे, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी से, आपको सेम मार्क्स फेच करने पड़ेंगे, उसका इंटरव्यू क्लियर करना। तो सेना ऐसी डिफेंस फोर्सेस जॉब में रिजर्वेशन नहीं है, बाकी सारी जॉबों में रिजर्वेशन। बहुत मिथ होता है लोगों को कि रिजर्वेशन हर गवर्नमेंट जॉब में। तो एक चर्चा है जो लगातार बीच बीच में आ रही है, आपकी भी बात से निकल के आई, आपने भी कहा वो कि जो आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग है उसको ही क्यों, उसे बार बार रिजर्वेशन का लाभ क्यों मिल जाता है, कैसे मिल जाता है? मान लीजिए 100 ऐसे लोग हैं जो जातिगत रूप से एलिजिबल बनते हैं रिजर्वेशन के लिए, उनकी मौलिक आवश्यकता क्या है? वो है स्कूल एजुकेशन, एलिमेंट्री है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि विद्यालय ही अच्छे नहीं होंगे तो क्यों एक तरह से मैं इसको ऐसे उदाहरण से कहता हूँ कि रिजर्वेशन एक दरवाज़ा है जो आपकी धरातल से 10 फीट ऊपर है, पर वहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी जो है वो है स्कूली शिक्षा। अब हमारी ये जो सारे रिजर्व्ड कैटेगरी के समाज हैं, SC ST OBC, इनके बच्चे असल में किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट। मैं आपको बिल्कुल इसको है ना, मुझे भी बताने की जरूरत है, आप आसपास सरकारी स्कूलों में चले जाइए, है ना, सरकारी में भी चले आइए और इंटरनेशनल स्कूल्स में भी चले जाइए। उनकी कंडीशन भी देख रहे हैं हम तो, है ना। देश में कितने ऐसे कि आप इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे, इतने सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, आप वहाँ जाकर के लिस्ट बनाइए और वहाँ देखिए कि कितने प्रतिशत ST बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 0.5% भी नहीं मिलने वाले हैं। तो अब ये जो सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं और इनकी स्थिति जो है वो क्या है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जर्जर है। लाखों की संख्या में सरकारी शिक्षकों की भर्तियां खाली हैं, है ना, और सरकारी शिक्षकों की जो भर्तियां वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, और जो भर्तियां खाली हैं उसमें दोनों कैटेगरी की खाली हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजर्व कैटेगरी की खाली टाइम में धरना देते हैं विधानसभा के सामने पहुंच के, पढ़ाई नहीं कराते। रिजर्व कैटेगरी की भी खाली है। और इस पूरी अरेंजमेंट में तो मैं इसीलिए जो मुझे बात कहनी थी, जो आप बार बार कह रहे थे ना कि होता क्या है कि एक वर्ग ऐसा है जो आर्थिक रूप से, रिजर्व कैटेगरी में एक वर्ग ऐसा है जो आर्थिक रूप से सक्षम है, है ना, वो जनरेशनली हो गया होगा या जो भी उसे पहले रास्ता मिला होगा, या उनमें से कुछ लोग जो हैं वो एक्सेप्शनल मेहनत करके निकल गए होंगे किसी जनरेशन में, तो अब उसके आगे वो पास ऑन हो गई है, तो अब वो क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए वो इस सीढ़ी को क्लाइम कर पा रहे हैं। लेकिन वो जो पूरा वर्ग है, जो आप बार बार कह रहे थे कि रिक्शे वाले के बच्चे को क्यों नहीं, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि स्कूल खराब है। और ये दोनों चीजें करने की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर स्कूल में सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं पढ़ते ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे भी पढ़ते हैं। आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और मैं आपसे यही बात बोल रहा हूँ कि देखिए, एक तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली जो एक बात है, एक तो बात हमें समझनी पड़ेगी कि रिजर्वेशन जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। देश में बहुत सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं, एग्जैक्टली, है ना, ऐसा नहीं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। जैसे भाई कोई गरीब व्यक्ति है, उसे स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, तो आयुष्मान कार्ड बनेगा। भाई आयुष्मान कार्ड कोई कास्ट बेस नहीं बनता, सबका बनता है आयुष्मान कार्ड। BPL कैटेगरी की जितनी भी सुविधाएं हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो कोई कास्ट बेस नहीं होती, उनके लिए राशन कार्ड बनेगा। हाँ, राशन कार्ड मिलेगा, राशन मिलेगा, वो सबको मिलेगा। यदि आप गरीब हैं तो आपको मिलेगा। तो बार बार इसको कंफ्यूज करना, हम यदि ये कहें कि
रिजर्वेशन जो है वो आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। तो हम असल में ये मान रहे हैं कि रिजर्वेशन एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है कि यदि आप आर्थिक आधार पे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दोगे तो वो ऊपर आएंगे, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीन रास्ते हैं, सिर्फ आर्थिक नहीं है। आर्थिक तो है ही, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों रास्तों से आगे बढ़ेंगे तब वो दो बातें पूरी होंगी। कौन सी? जो हमारा संविधान जिस तरीके की समता की बात करता है, पहली है प्रतिष्ठा की, ठीक बात है, और दूसरी है अवसर की। और एक बात और, जुडिशियरी, एक सेकंड सर, जुडिशियरी हैज टू बी केप्ट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द रिजर्वेशन, बिकॉज व्हेनेवर इट कम्स टू जुडिशियरी it is about the wisdom of the person sitting there who will be deciding the matter, But it has to be listen please, it has to be irrespective of the race, caste, creed, ethnicity, it has to be irrespective about it. मैं बस आपसे यही बात कहता हूं, जैसे क्योंकि आपने जुडिशरी के बारे में कहा कि जुडिशरी इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, तो मैं उस पर सर एक मिनट मैं पूरा कर लूं, धैर्य रखिए ना सर। हाँ, उस पर मैं बस एक लेयर जोड़ रहा था कि वो बिल्कुल आप उसको अलग रखिए, लेकिन वहां तक भी पहुंचने का रास्ता जो है वो विधि सुनिश्चित होना चाहिए। हाँ, सुनिए तो मेरी बात, मैं वो नहीं कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि विधि शिक्षा से जुडिशरी का रास्ता खुलता है, और यदि एक बड़ा समाज विधि शिक्षा से ही वंचित है आज के समय में, ठीक बात है, तो वो तो कभी जुडिशरी पे नहीं पहुंचेगा, है ना। तो जिस आदिवासी समाज के पास पर्याप्त वकील नहीं है जमानत लेने के लिए, वो कहां से जज बन जाएंगे? मैं बस आपसे ये बात कह रहा था कि बिल्कुल आपकी बात से मेरी सहमति है, इस बात के साथ सहमति है। आज की चर्चा तो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रही। हाँ, थोड़ी सी इधर ऊपर नीचे बात हो रही थी और थोड़ा कन्फ्यूजन भी था कि नहीं हमें रिजर्वेशन कास्ट बेस देना है, कास्ट बेस रिजर्वेशन देना है, या तो फिर बाय पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि नहीं, कास्ट रिजर्वेशन पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए है, सबके इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो बहुत सारे जैसे मिसकंसेप्शंस थे, जैसे कि हाँ जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ बच्चे जो है, जैसे हम लोग अभी हम सेकेंड जनरेशन लर्नर्स हैं, सेकेंड जनरेशन लर्नर्स अभी हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हैं और फर्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा है, और थर्ड फोर्थ जनरेशन वाले, हाँ जैसे कि आपके फ्रेंड ने कहा, वो एक आध दो होंगे यहाँ दिल्ली में या फिर मेट्रो सिटीज़ में बस गए हैं, तो उन्हें वैसा फैसिलिटीज़ मिलता है। और हाँ, मतलब हमारे ये में भी कोई बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, ये मैं मानती हूँ, किंतु बहुत कोई फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं और हम अभी भी फिगर आउट करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, और हम अपने आइडेंटिटी को लेके भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आजकल सोशल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत हो गई है, तो हम यही सोच रही हूँ, यही चाहती हूँ कि मोर सोशल अवेयरनेस पे ध्यान दिया जाए, ताकि फिर ये कन्फ्यूजन ना रहे लोगों को कि ये रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस मेरी इस विषय में दो ही सजेशंस हैं मेजरली। एक तो ये कि जो मिसयूज़ होता है इस पूरी पॉलिसी का, उस मिसयूज़ को रोकने के लिए हमें कुछ चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि टास्क फोर्स का गठन हो जाना चाहिए जो इस चीज़ को चेक कर सकें, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके आए और गलत बेनिफिट्स दे रहे हैं। पर फिर अगेन, किसने डिस्क्रिमिनेशन करा? स्टेट ने। अब टास्क फोर्स कौन बनाएगा? स्टेट। और किसको इन्वेस्टिगेट करेगा? स्टेट को। आउटकम क्या रहेगा? तो या फिर हम ऐसे लॉज को ला सकते हैं, कुछ ऐसे लॉज इनैक्ट कर सकते हैं जो कि इसको पीनलाइज करें, इसको हार्शर पनिशमेंट्स दी जा सकें इसमें, और ये सुनिश्चित किया जा सके कि जब ये पकड़ा जाएगा तो द पर्सन विल बी टेकन टू टास्क। तो ये एक दूसरी चीज़ है। एक चीज़ और है जो मुझे लगता है बहुत सिग्निफिकेंट है, अंडर द लीडरशिप ऑफ द करंट प्राइम मिनिस्टर, जो सब्सिडी सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर पे मिलती थी उसे हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं। हमारे परिवार ने भी किया है क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है। क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था को क्रिएट कर सकते हैं जहां पर हम इस बेनिफिट को ऑप्ट आउट कर लें कि अब हम समाज के उस दबे कुचले वर्ग से उठ करके एक ऐसे पायदान पे आ गए जहां हमारी सोशल डिग्निटी इंश्योर होती है, जहां हमारी इकोनॉमिकल इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इंश्योर होती है, जहां मेरी एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी नहीं है मुझे। तो अब जब हम उस पेडेस्टल पे आ जाएं तो क्या हम ऑप्ट आउट कर दें? हम कह दें क्योंकि आज भी अगर मुझे फॉर्म भरना हो कहीं पर दाखिला लेने का या कोई नौकरी करने का, तो देयर आर ओनली 3 ऑप्शंस, 3 एज इन SC ST OBC एंड जनरल। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप
उसको मार्क कर दें और कह दें। अब ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि आपको ऑप्ट आउट नहीं करना है और आप ओबीसी कम्युनिटी में से आ रहे हैं, आप जनरल को ले रहे हैं कि मुझे ऑप्ट आउट नहीं करना, तो आपका एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाएगा यही कहते हुए कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन डिपोज करी है। तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आप ऑप्ट आउट कर सकें। एक हमें लोगों को मॉरल कॉन्शियस अवेकनिंग भी करनी होगी इसी के साथ ही कि साहब अब आपका हो गया, इसके बाद आप किसी और को भी आगे आने दीजिए, इसका फ़ायदा उठाने दीजिए। आप इसको अब पीढ़ी दर पीढ़ी एक हमारी जुडिशरी में भी है, बट आई विल नॉट मेंशन इट हियर। देयर इज अ अंकल जज सिंड्रोम। आप लोगों को जब समय मिलेगा तो पढ़िएगा कि परिवार में अगर एक जज हो गया तो पीढ़ियाँ फिर जज ही बनती हैं। तो ये सब नहीं, वी डोंट टेक नेम्स हियर, आई एम सॉरी। सो बट या we need to acknowledge that there are certain lacunas as well, उसे एड्रेस करना जरूरी है। ब्लैंकेट कवर तो नहीं डाल सकते ना आप कि सबने गलत किया अब सबको रिजर्वेशन दो। नहीं, बहुत लोग गलत फायदा उठा रहे हैं उसका, मैं उन्हें जानता हूं। मतलब इसी का आउटकम सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट भी था जिसमें कहा गया कि अब SC/ST एक्ट में अगर मुकदमा पंजीकृत होना है तो उससे पहले एक विवेचना होगी, प्री इन्वेस्टिगेशन, बिफोर लॉजिंग दी FIR, as soon as it is reported in the station, क्योंकि लोग मिसयूज कर रहे थे उसका। भाई मैं आपकी जाति नहीं जानता था, आपका मेरा झगड़ा भी हो गया, मैं आपका सरनेम नहीं जानता था, आपका मेरा झगड़ा हो गया, आप गए थाने में, आपने कहा कि इसने मुझे भद्दी जातिगत गालियां दी, मेरे पे SC/ST एक्ट पंजीकृत हो गया। तो लोग मिसयूज करते रहे हैं। तो एक चेक एंड बैलेंस जरूर हमें बनाना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए क्रिएट नहीं करती हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है। उन्हें उसी कास्ट बेस्ड वोट बैंक से अपने वोट गार्नर करने हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करना है और एक्चुअली जो पहुंचाना है वहां पर बेनिफिट वो पहुंचता नहीं। आई एम वेरी हैप्पी दैट समबडी फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी इज अमंग अस। और आज आपने जो अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया कि लोगों ने आपको कहा तुम तो आदिवासी हो, तुम क्या करोगे, डोंट लेट इट गेट ओवर यू। आज आपके इसी विषय को उन्होंने विषय बना दिया और आपको कहा कि तुम आदिवासी हो, तुम क्या करोगे, बट आप मन छोटा नहीं करना है आपको। और यही चिंता और मनन की बात है आज भी कि हम 2024 में बैठे हैं और 2024 की ग्लोबल दुनिया में आज भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है इस बात को। 2-4 साल पहले की बात होगी, आज भी आपने एक्सपीरियंस किया कि किसी ने हमें आदिवासी कर दिया। मेरा मानना है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है इसकी मेरा विचार है कि बिल्कुल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए हमने एक्चुअली ये बनाया था वो पर्पज़ एक्चुअली सर्व तो हुआ, बट वो पेस से नहीं हुआ जिस पेस से हमें चाहिए था। देश की आज़ादी के 75 साल हो गए, बट वो न रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ में नहीं हुआ। अगर देखा जाए रिप्रेजेंटेशन की बात, एक्चुअली हमने दिया ही था कि रिप्रेजेंटेशन हो, एक हायर एजुकेशन में हो चाहे किसी भी जॉब्स में हो रिप्रेजेंटेशन, तो वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक चेंजेस करने की जरूरत, अमेंडमेंट करने की जरूरत है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि जैसे OBC में सब कैटेगराइजेशन की बात हुई, क्रीमी लेयर्स की बात हुई कि जिनकी फैमिली इनकम या जिनकी फैमिली इनकम सर्टेन अमाउंट है या उनके फैमिली में इतने ग्रुप ए क्लास के अफसर हैं, तो उनको पास ऑप्शन होना चाहिए या बाहर कर देना, उनको एक्सक्लूड करके दूसरे को देना चाहिए, खासकर OBC में। और यही बात अगर हम बात करें कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, क्योंकि उनको रिजर्वेशन में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला, तो वहाँ पर क्या है कि सब कैटेगराइजेशन वो थोड़ा सा कठिन है इनिशियल स्टेज में। कारण है कि हम कह नहीं सकते कि अगर कोई बंदा सोशल इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो गया है वो ग्रुप ए की जॉब में, तो जस्ट उसके खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये OBC के साथ नहीं है, OBC के बंदे के साथ मे भी ना हो, उसमें सब कैटेगराइजेशन क्रीमी लेयर हो सकती, पर SC/ST के साथ अभी भी यही चीज़ है कि वहाँ पर भले इवन मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, टीना डाबी IAS ऑफिसर बनी, बट वो SC उससे थी, रिसोर्सफुल थे, उसके फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में थे, बट जस्ट वो बनी IAS ऑफिसर, उसके बाद भी लोग ना उसके कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन उठा, अरे ये तो रिजर्वेशन के कारण IAS बन गई होगी, इसके कहाँ क्षमता होगी। तो देखो IAS बन गई, प्रूव की कर रही, इवन अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है, बट लोग उसकी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये मेंटेलिटी धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई विल से इट विल टेक 50 ईयर 100 ईयर्स। तो सब कैटेगराइजेशन की बात मुझे नहीं लगता कि फीजिबल होगी SC/ST में, पर OBC में ठीक है कि OBC में जो लगता है, आप जैसे भैया बोल रहे थे कि यादव लोग कहाँ से हो गए, बिल्कुल मैं कहता हूँ अगर, और इसके लिए भी कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ कास्ट सेंसस ऐसा नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, ये बहुत पहले से कास्ट सेंसस होना चाहिए, क्योंकि कास्ट सेंसस एक्चुअली में जब तक हमें अपने नंबर नहीं पता चलेंगे तो हम कैसे कोई योजना को लागू कर पाएंगे। जैसे 80 करोड़ हमारे देश में पुअर हैं, गरीब हैं, उनको फ्री अनाज जा रहा, तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है। अब अगर सेंसस होगा तो पता 80 करोड़
120 करोड़ हो गए हो तो बट ठीक बात। तो यही चीज़ है कि सही मामले में हमें कास्ट सेंसस होना ताकि हमें पता चले। अब जैसे कोई बॉडी है, शरीर है, उसमें कहीं पर एक कोई रोग है, डिजीज़ हो गई, तो जब तक हम इस एक्सरे नहीं उस पार्ट का करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा डिजीज़ कहाँ से, कहाँ पे हमें सोल्यूशन करना है। तो इसलिए कास्ट सेंसस हो जरूरी। कास्ट सेंसस के बाद हमें पता चले कि हाँ यादव लोग ओबीसी में आगे होंगे, बिल्कुल एक्सक्लूड कर दो, उनको जनरल कैटेगरी में डाल दो। एससी में भी लगता है तुम्हें तो बिल्कुल हटा दो। बट जो डिजर्विंग है, जो बैकवर्ड समाज में रह गए, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, वो आगे आए, उनके भी ग्रुप ए में अफसर बने। अब देखा जाए तो जब तक आप ओपिनियन मेकर नहीं बनेंगे, मैं बोलता हूँ ना, आप SC/ST का है रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में, बट ग्रुप सी ग्रुप डी की जॉब में। आज के ये जो हमने डिस्कशन किया उससे मेरे को 2-3 चीज़ें ऐसी ऑब्ज़र्व हुई कि मैं ये पर्सनली सोचती थी कि आजकल इस 21st सेंचुरी 2024 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि अभी भी इस मेंटालिटी के लोग हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ मत बैठो या तुमको तो रिजर्वेशन मिल जाएगा या तुम पढ़ क्यों रहे हो। तो ये मेरे लिए काफ़ी आई ओपनर एंड शॉकिंग था, और ये काफ़ी एक आई वुड से सिक और कंजर्वेशन मेंटालिटी है जिसको हमें, जैसे आपने कहा था, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली मिलके चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ चेक दैट सेज कि either we want to opt out or we want to be like या ये, लेकिन ये ऑप्टिंग आउट वाली चीज़ जो आपने बोली सर, ये ना जिसका कॉन्शियंस बहुत अच्छा है ना वही इंसान करेगा, है ना। लेकिन है ना, उज्ज्वला स्कीम तो एलपीजी में बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट आउट किया। जैसे आपने बोला कि आपने आपके फैमिली ने किया क्योंकि आपके फैमिली की कंडीशंस बेटर हैं, या आप लोगों की अवेयरनेस है, एंड आप लोगों के यू आर ऑफ टुडेज जनरेशन एंड और योर पेरेंट्स जनरेशन, एंड दे अग्री कि उनको नहीं ज़रूरत है इस चीज़ की। हाँ, a lot of people opted out. हाँ, मतलब एक मैं आपका एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर इस तरीके से मेरा यहाँ पे आके बात करने का मेन मुद्दा ये था कि मैं चाहती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे ना हो, ना कास्ट के बेसिस पे हो, ना किसी के इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे हो। अगर अपॉर्चुनिटी की बात कही जाए तो वो सबको बराबर मिलनी चाहिए, बेस सबका एक होना चाहिए, बेस से ही एक होना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि किसी का बेस इतना है, किसी का इतना, फिर हम ऊपर जाके एकदम से बिल्डिंग अच्छी वो करते हैं ना। लेवल से होना चाहिए। अब वो लेवल से जब होगा तब बात फिर फाइनली आ जाती है मेरिट पे। तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत डिफ़िकल्ट है सोसाइटी के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक। जैसे मुझे ये भी पता चला कि कोशिशें रही हैं लेकिन रिजर्वेशन पहुंची नहीं है उन लोगों तक जिन तक पहुंचनी चाहिए, विच इज़ नॉट राइट आई फील। एंड अगर वैसा हम एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, चाहे कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट, डजेंट मैटर, एज अ गवर्नमेंट, एज अ सोसाइटी, उसको सिर्फ एक इलेक्शन और वोट्स का मुद्दा ना बना के रियल में उस चीज़ पे वर्क करें और रियल में हम उस ऑन ग्राउंड ये काम करें, तो डिस्क्रिमिनेशन ना इकोनॉमिक बेसिस पे होगा, ना कास्ट बेसिस पे होगा। और येस, अवेयरनेस एंड मेंटालिटी चेंजिंग एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम आज भी 1947 में ही बिलोंग करते हैं, हम 2024 में बिलोंग नहीं करते हैं। दैट्स ऑल आई वुड से इन माय क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। हो सकता है कि आप अपनी अपनी जगह ठीक हो, आपने जो झेला हो या आपने जो देखा हो, लेकिन यकीनन मेरा जो संघर्ष है, मेरा जो अनुभव है, मैं एक अच्छे परिवार, अच्छे देश, अच्छे समाज की स्थापना के लिए मेरा माइंड केवल यही विचार हमेशा, और अंतिम में इसी निष्कर्ष तक पहुंचता हूं मैं कि कोई भी चीज़ हो, चाहे राशन हो, चाहे वो ज़रूरत की चीज़ें हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, यह जातिगत रूप से कभी भी किसी को न दी जाए, जिससे कि एक राजनीतिक रूप ध्रुवीकरण पैदा हो। क्योंकि जो गलत करता है वो गलत होता है, और उत्पीड़न हर वर्ग का होता है, हर व्यक्ति का होता है। इसीलिए जो कमज़ोर है, गरीब है और पीड़ित है, जो वाकई में असहाय रूप में देखे जाते हैं, उनके साथ मतभेद हर जगह होता है, वो जातिगत रूप से नहीं होता है। इसलिए मेरा तो अंतिम बस यही है कि हमें राजनेताओं को समझना पड़ेगा, हमें इस देश की राजनीति को समझना पड़ेगा, हमें उनके मुंह पर तमाचा मारना पड़ेगा, हमें उनसे प्रश्न करने होंगे क्यों हमें बांटा जा रहा है। हमारे यहाँ जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनकी बातें हम लोगों को मिलके करनी होगी, ना कि हमें जाति को स्पेसिफाई करते हुए या फिर मैं कौन हूँ। शोषण सबका होता है, ये हमें सबको दिखाना पड़ेगा कि
अगर वहाँ पर जाट थे तो जाटों का पंडित ने किया, और पंडित थे तो पंडितों का जाटों ने किया। कई जगह पर एससी के लोगों ने पंडितों का किया और कई जगह पंडितों ने एससी के लोगों का किया, क्योंकि शोषण तो मेरे भी साथ हो रहा है, मेरे ऊपर भी तमाम मुकदमे लगे हुए हैं एससी एसटी के, लेकिन मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि मैंने ऐसा उनके साथ नहीं बोला है। तो क्या हुआ? और यकीनन अगर आप पार्टी और जाति और इन चीज़ों की बातें करना चाहते हैं कि गिनती विनती, ये सब देशद्रोह की संज्ञा में आते हैं, जिससे देश टूटता हो, जिससे देश की व्यवस्थाएं टूटती हों, जिससे देश खतरे में होता हो, जिससे देश गृह युद्ध की स्थिति में जाता हो, ऐसी सारी चीज़ें देशद्रोह की स्थिति में आते हैं। मेरे हिसाब से मेरा मानना यही है कि जातिगत आरक्षण पर विराम लगना चाहिए। देश को, हर गरीब के कमज़ोर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, उसको वो मिलना चाहिए, उन लोगों को ऊपर आना चाहिए। एक बहुत मौलिक सा सिद्धांत है कि दोज हु हैव लेस इन लाइफ शुड हैव मोर इन लॉ। जिनके पास जीवन में कम है उन्हें कानून में ज़्यादा मिलना चाहिए। मैं इस पे विश्वास रखता हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि रिजर्वेशन वो रास्ता है जो समाज के उस तबके को के लिए रास्ता बना सकता है जो थोड़ा पीछे रह गया। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी संविधान और संविधान की प्रस्तावना से, मैं वहीं से अपनी बात ख़त्म भी करूँगा कि चाहे वो न्याय हो, चाहे वो समता हो, और चाहे वो लिबर्टी हो, आज़ादी हो, ये तीनों तब तक नहीं अचीव हो सकते जब तक समाज में बंधुत्व की भावना ना हो। जब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरी बराबरी और आपकी भी बराबरी, तो यदि कोई इस समाज में थोड़ा 4 कदम आगे निकल गया है, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, या आर्थिक रूप से, जो आर्थिक रूप से आगे निकल गया उसका काम है, उसकी पहली जिम्मेदारी है कि वो आर्थिक रूप से समाज के पिछड़े वर्ग को सहयोग करने का काम करे। जो सामाजिक रूप से आगे निकल गया, जिसको तथाकथित रूप से समाज में ज़्यादा सम्मान प्राप्त है, चाहे वो जातिगत आधार पर प्राप्त है, उसका काम है कि जो पीछे रह गया उसको आगे लेकर के आए। और जो राजनीतिक रूप से आगे निकल गया उसका भी ये काम है। सपना है हमारा, हम सबका सपना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना, वो देश बनाना, वो हमने अपने आप को दिया है, हम भारत के लोग। तो और ये रिजर्वेशन जो है वो मैं मानता हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा औजार है जिसे लेकर के हम उस सपने को पूरा करेंगे। शुक्रिया।